इस सर्द हवाओं ने जैसे पूरे गांव को कैद कर लिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, खेत बंजर और घरों में आग जलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस बार की ठंड ने सचमुच हदें पार कर दी थीं। इसी गांव में रामलाल अपनी बेटी कंचन के साथ रहता था। उनकी जिंदगी भी इस जानलेवा ठंड से जूझ रही थी। पिताजी, इतनी ठंड में जंगल क्यों जाते हैं? आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा? बेटी, मैं जानता हूँ कि ठंड बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। मेहनत ही हमारा सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊं तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? आप किसी से मदद क्यों नहीं ले रहे? आपको ठंडी में काम करते देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें खुद मेहनत करना ही होगा। ये ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। बेटी, अब जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है, ताकि शाम होने से पहले लकड़ियां काटकर वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में राशन भी खत्म हो चला है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मैं कल ही तो सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा दाल ले आऊंगा, लेकिन ठंड इतना था कि कुछ कर नहीं पाया। और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ये कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। दोनों ने थोड़ा बहुत खाकर सोए, लेकिन इस कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फीली हवा और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में रामलाल जैसे लोग बहुत परेशान थे। उस भयंकर ठंड में भी रामलाल कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल की तरफ चल तो दिया था। हे भगवान, ऐसी ठंड तो हमने कभी देखी ही नहीं। लग रहा कि जान ही निकल जाएगा। अगर लकड़ियां नहीं काटकर बेचूंगा तो घर भी नहीं चल पाएगा। हे भगवान। लेकिन इस ठंड के कहर के आगे बस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया था। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करेंगे? अब कल फिर से जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। लेकिन आज के लिए मुझे सेठ विक्रम महतो से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। इस कड़ाके की ठंड में रामलाल सेठ के घर चल देता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। इस ठंडी में घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और ठंड के कारण जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? सेठ जी, दया कीजिए। इस ठंड में हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन रामलाल, अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी का शादी मुझसे करना होगा। क्या कह रहे हो सेठ? मेरी बेटी किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। मैं पैसे लौटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। मेरे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो शर्त पूरी करनी ही होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूं, 10 दिन में लौटा दूंगा। याद रखना, ऊपर वाला किसी को परेशान नहीं होने देता है। रामलाल पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है। रामलाल पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त रोहन उसे मिलता है। रामलाल भाई, क्या हाल है? कहीं से आ रहे हो क्या? क्या कहूं, मैं इस ठंड में बहुत परेशान हूं। सेठ विक्रम महतो से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी से विवाह कर लेगा। यह तो बहुत बुरी बात है भाई। तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे। तुम अपना बताओ, सब ठीक तो है? क्या बोलूं भाई, बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं और बीवी की भी तबीयत खराब है। मैं भी बहुत परेशान हूं। चलो ठीक है, मैं चलता हूं। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। रामलाल वहां से घर की ओर चल देता है और रोहन भी अपने घर चल देता है। रोहन के पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा ही आ गया। इस ठंड में रामलाल का हाल बहुत खराब है। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह अच्छे से करेगा, लेकिन अब तो बूढ़े सेठ से ही करना होगा। क्या सच में? ये तो गजब हो गया।
और उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहां से लाएगा वह पैसे। बेचारा तो अब पूरी तरह फंसा हुआ है। वह रामलाल तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। अब तो सेठ विक्रम महतो उसकी लड़की से शादी करके उसको पूरा बर्बादी कर देंगे। अब तो बस इंतजार है कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों को मजा आए। क्या लगता है रामलाल अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा? कमेंट में अभी लिखे, या उसकी बर्बादी इसी तरह तय रहेगी। रामलाल ने एक झोले में कुछ खाने का सामान लिया और घर पहुंचा। उस रात खाना खाकर अपनी बेटी के साथ तो काट ली, लेकिन सुबह फिर वही संघर्ष इंतजार कर रहा था। रामलाल भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने चल देता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता है। रामलाल लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह बेचारी कंबल में लेटी है। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला दे रहा हूं। मैंने आग जला दी है, तुम थोड़ी देर में ठीक महसूस करोगी। मैं डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करूंगा। बस तुम हिम्मत रखो, भगवान पे पूरा विश्वास है। कंचन की बिगड़ती हालत ने रामलाल को मजबूर कर दिया। ठंड से बेहाल और निराश रामलाल आखिरकार डॉक्टर के पास मदद मांगने पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आप देख लीजिए। चलिए उसका इलाज कर दीजिए। रामलाल, तुम्हारा हालत तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं इलाज मुफ्त में नहीं करता। पहले पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पूरा पैसे दे दूंगा। कैसे भी बस ठंड से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत करो। रामलाल निराश होकर वहां से आ जाता है। तभी उसे उसका वही दोस्त रौनक दिखाई देता है। अरे रामलाल, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब बढ़िया तो है। रौनक भाई, मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब ना मेरे पास पैसे हैं ना कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं भाई, मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। हो सके तो मेरी कर दो भाई, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी की जान बच सकती है। रामलाल, मेरी बात समझो। मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूं। क्या अब इंसानियत भी इस ठंड की तरह बेरहम हो गई है? मेरी बात समझो, मैं मजबूर हूं। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वह इस मुसीबत से निकाल दे। फिर वह रामलाल को छोड़कर वहां से चल देता है। रामलाल दुखी मन से जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। रामलाल जंगल में एक बाबा को देखता है, जिसके ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ होता है। रामलाल जल्दी से उस पेड़ को हटाने में लग जाता है। तुमने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तुम यहाँ ना आते तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, ये मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? मैं जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यह भारी पेड्डी अचानक गिर गया और मैं इसमें दब गया। लेकिन तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? रामलाल अपनी कहानी बताता है। बाबा एक कांच की बोतल निकालते हैं और वे इसे रामलाल को सौंपते हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं एक बोतल देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। यह बोतल तुम्हारे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी खोलना। रामलाल बाबा को जैसे ही धन्यवाद करता है, वह बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। रामलाल थका हुआ घर लौटता है। उसकी बेटी कंचन बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया।
पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। उसी समय सेठ भी वहीं आ जाता है। रामलाल, तुम मेरे पैसे नहीं लौटाए, अभी भी समय है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। सेठ विक्रम महतो, क्या तुम नहीं समझते? मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हें इस कर्ज को चुका पाना इस ठंड में मुमकिन नहीं है। तुम समझते क्या हो सेठ? अभी केवल 7 दिन ही हुए हैं। सेठ गुस्से में बाहर चला जाता है और रामलाल चुपचाप खड़ा रहता है। पिताजी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप मेरी शादी सेठ से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वह तो हट जाएगा। मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे उस सेठ के पास कभी नहीं भेज सकता। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। परेशान होकर रामलाल बाजार में जाता है और वहाँ एक शहर का आदमी मिलता है। आप तो लकड़ी का काम करते हो ना? क्यों ना आप अपनी लकड़ियां शहर में जाकर बेचे? इस समय शहर में लकड़ी की बहुत बड़ी मांग है, वहाँ लोग इसकी अच्छी कीमत भी देते हैं। पर मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ कोई लकड़ी खरीदेगा। यहाँ तो बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, सच में वहाँ लकड़ी की बहुत मांग है। तो ये एक मौका हो सकता है। मैं कल ही शहर जाने की सोचता हूँ। रामलाल अपने घर के बाहर उदास खड़ा था और चिंतित था कि शहर तक कैसे लकड़ियाँ पहुँचाएगा, क्योंकि पास में लकड़ियाँ नहीं हैं। तभी उसे बाबा की दी हुई कांच की बोतल याद आती है। रामलाल घर से वह बोतल लेकर आता है। वह उस बोतल को नीचे रखता है और मन में प्रार्थना करता है। बोतल के अंदर से चमत्कारी रूप से लकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। रामलाल चौंक जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है। भगवान, आप महान हो। इस ठंड में आपने मेरी मदद की। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये लकड़ियां शहर ले जाकर बेचता हूँ। वह जल्दी से लकड़ियां लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। रामलाल शहर पहुंचता है, लकड़ियां बेचता है और धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगा। अब उसकी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है। उसने सेठ का कर्ज भी चुकाया और अपनी बेटी को बचा लिया। रामलाल ने सीखा कि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। ठंड चाहे जितनी भी कड़ी हो, मेहनत और हौसले के आगे हार मान ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।